हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आज आपको इंग्लिश टीचिंग की मेथड्स के बारे में बताऊंगा। आपके सिलेबस में बहुत सारी मेथड दे रखी है, जैसे कि आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ना है, आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना है ऑडियो लिंग्वल मेथड के बारे में। तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मेथड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेट एग्जाम में, वो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर सोल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पहले कभी भी इतने शॉर्ट फॉर्म में और इतने अच्छे तरीके से इन मेथड्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा। यकीन मानिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने के लिए यहां से मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। देखिए, ये ओल्डेस्ट मेथड है इंग्लिश टीचिंग की। कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इसे यूज किया जाता है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडिया बिकॉज जो इंडियन स्कूल्स है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंस रहते हैं इस मेथड को जो है कि यूज करने में, और बच्चे भी जो है कि इसी मेथड के माध्यम से सीखते हैं। हालांकि ये बहुत पुरानी मेथड है। इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है, साथ ही साथ क्लासिकल भी इसका एक नाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 3-4 नाम आपको ध्यान रखना है। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड, है ना। जीटी मेथड इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये जो मेथड है, क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग, यानी कि देखिए आपकी जो मातृभाषा होती है ना, मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहां पर परिवार के लोगों के द्वारा, उसके पड़ोसियों के द्वारा और बाकी जो भी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं सोसाइटी में, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, और बच्चा जिस भाषा को इनडायरेक्ट तरीके से सीख जाता है, यानी कि वो उस भाषा को एक्वायर कर लेता है। उसे सिखाने के लिए उसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ना, कॉपी पेन पर उसे वो भाषा नहीं सिखाई जाती है, बल्कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर उस भाषा को एक्वायर कर लेता है, उसे कहते हैं मदर टंग। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है, इस मेथड में भी मदर टंग का भरपूर प्रयोग होता है, यानी कि मदर टंग के माध्यम से ही जो है कि ग्रामेटिकल रूल्स का प्रयोग करके मदर टंग को ट्रांसलेट करते हैं जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मदर टंग का प्रयोग ग्रामेटिकल जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। तो क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विथ द लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें जो टारगेट लैंग्वेज होती है, अब देखिए टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि अभी हम इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी जो प्राइमरी या फर्स्ट लैंग्वेज है वो हो गई आपकी मदर टंग, या फिर अगर आप हिंदी भाषी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपकी यहां पर मदर टंग हो गई हिंदी और टारगेट लैंग्वेज आपकी हो गई यहां पर इंग्लिश। ये इस एग्जांपल के माध्यम से आई होप आपको समझ में आया होगा। बिगिनिंग विद द की स्किल्स ऑफ द रीडिंग एंड ग्रामर। अब देखिए, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें मेन फोकस होता है आपका रीडिंग पर और ग्रामर पर, यानी कि इसमें आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों तो करवाई जाती है, लेकिन मेन फोकस जो है वो आपका ग्रामर पर होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ग्रामर को ट्रांसलेट करना है तो आपको प्रॉपर उसके रूल्स भी पता होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इन चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। द प्राइम सपोर्टर्स ऑफ जीटी मेथड आर। अब ये 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पहले है जॉन सेडिनन, है ना, जॉन सेडियन, कार्ल प्लोड्ज और जॉन मेडिंगर। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन लोगों ने सपोर्ट किया है जीटी मेथड का। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक ओल्डेस्ट मेथड है और अब इसका यूज जनरली बहुत कम किया जाता है ना। अब इस मेथड का यूज जो है कि स्कूलों में इंग्लिश सिखाने के लिए कम से कम किया जाता है, क्योंकि इस मेथड में बेसिकली होता यह है कि यह एक डिडक्टिव मेथड है ना। डिडक्टिव मेथड मतलब कि इसमें नॉन टू अननोन जाते हैं, यानी कि पहले से आपको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मेथड होती है, मेन फोकस इसमें रीडिंग और राइटिंग पर रहता है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग की कोई बात नहीं होती है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती है। पहली होती है लिसनिंग, दूसरी होती है स्पीकिंग, तीसरी होती है रीडिंग और चौथी होती है राइटिंग। तो जो तीसरी और चौथी स्पीकिंग स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, रीडिंग और राइटिंग, उनका इसमें रोल रहता है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग का कोई रोल नहीं रहता है।
तो ये थी आपकी पहली मेथड। दूसरी मेथड पर हम आते हैं, दूसरी है आपकी डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड जो है ये अगेंस्ट है पूरी की पूरी जीटी मेथड। देखिए जीटी मेथड में यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जिस तरीके से हम प्रॉपर ग्रामर का जो रूल्स है उनको याद रखते थे, है ना, यानी कि उसमें बहुत सारा झंझट था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आपको जो है कि नेचुरल तरीके से जो है कि इंग्लिश सिखाई जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल या रिफॉर्म्ड मेथड, ये आपको ध्यान रखना है, इसे नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड कहते हैं। यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज, यानी कि मदर टंग का इसमें यूज बहुत कम किया जाता है, ना के बराबर। इसमें मदर टंग का यूज होता ही नहीं है। इसमें बेसिकली होता यह है कि थॉट प्रोसेस सीधे इंग्लिश में होती है। जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसी में आपको सोचना है और सीधे जो है कि उसी को आपको बोलना है। तो इसमें जो अटेंशन रहता है, मेन जो फोकस रहता है वो रहता है आपका स्पीकिंग और लिसनिंग पर। जबकि हमने देखा जीटी मेथड में आपका रीडिंग और ग्रामर पर यानी कि राइटिंग पर ज्यादा फोकस था, लेकिन इसमें मेन फोकस रहता है आपका स्पीकिंग और लिसनिंग पर। ये आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। माइकल वेस्ट आपको नाम ध्यान रखना है। माइकल वेस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर किया था 1901 में, फ्रांस से ये बिलोंग करते हैं। अब देखिए मेन फोकस ऑन फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, तो डेफिनेटली ये होता ही है। अगर आप लिसनिंग या स्पीकिंग की बात करेंगे तो स्पीकिंग में मेन फोकस होगा आपका फ्लुएंसी ऑफ स्पीच पर, यानी कि कितने अच्छे तरीके से, कितने फ्लुएंट तरीके से आप इसको यूज कर पा रहे हो डायरेक्ट मेथड को, और कितने अच्छे तरीके से आप जो है कि इंग्लिश बोल पा रहे हो, ये इसमें मेन फोकस रहता है डायरेक्ट मेथड में। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। अब देखिए जैसा कि हमने जीटी मेथड में देखा था, जीटी मेथड में आपको डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को सिखाया गया था, है ना। उसमें डायरेक्ट तरीके से पहले आपको रूल्स रेगुलेशन सब पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उन सबको पूरा प्रॉपर सेंटेक्स के साथ जो है कि आप ट्रांसलेट करते थे। लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली तरीके से आपको जो है कि ट्रांसलेट किया जाता है ना। ये चीजें इसमें सिखाई जाती है इंडक्टिवली तरीके से। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है, जीटी मेथड मतलब डिडक्टिव और डायरेक्ट मेथड मतलब इंडक्टिव तरीका, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और मैं पॉइंट बता दूं आपको, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वर्ड, यानी कि शब्द जो वर्ड होते हैं उनका आप ट्रांसलेट करते हैं, वर्ड टू वर्ड एज इट इज आप ट्रांसलेट कर देते हैं मदर लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में। लेकिन जो आपकी डायरेक्ट मेथड होती है इसमें आपकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटेंस, यानी कि इसमें जो टीचर होता है स्कूल टीचर, वो सीधे जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में जो है कि बच्चों को सोचने के लिए कहता है, और प्रॉपर तरीके से उसका जो ट्रांसलेशन है जो टारगेट लैंग्वेज है वो उसमें भी सेंटेंस का ही किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी यूनिट डायरेक्ट मेथड की यूनिट हो गई सेंटेंस, जबकि जीटी मेथड की यूनिट हो गई वर्ड। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक नई मेथड आती है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। हालांकि ये एमपी-टेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप यूपी-टेट, रीट या फिर डीएसएसबी या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब ये मेथड आपको पढ़ना पड़ता है। काफी इजी है ये मेथड, देख लेते हैं। डॉक्टर माइकल वेस्ट इन्वेंटेड दिस मेथड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है ये। अगेंस्ट कैसे हो गई? देखिए इसमें मेन फोकस होता है साइलेंट रीडिंग पर, यानी कि डॉक्टर साहब का मानना यह है, डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि इस मेथड में जो है कि टीचर की जरूरत बच्चों को नहीं पड़ती है। बच्चों को बस आप प्रॉपर एक रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, यानी कि जिसको हम हमारी आम भाषा में कहते हैं नोट्स। तो अगर आपको नोट्स मिल गए, यानी कि नोट्स पढ़ के ही आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से उस भाषा का ज्ञान अर्जित कर लोगे। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें नोट्स की बातें नहीं करी थी उन्होंने लिसनिंग और स्पीकिंग की वहां पर बात करी थी, लेकिन ये बात करती है साइलेंट रीडिंग की। ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, इट फेवर्स जूडियस यूज ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड की जो एक लिमिटेशन है, इसकी एक जो हम कह सकते हैं कि एक जो इसका नकारात्मक भाव है वो ये है कि इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग जो है इनको अवॉइड कर दिया जाता है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसका मेन फोकस होता है रीडिंग पर। तो ये आपको ध्यान रखना है डॉक्टर वेस्ट मेथड में। हालांकि इसमें जो यूनिट होती है वो सेंटेंस ही होता है ना, इसमें भी सेंटेंस ही होता है डायरेक्ट मेथड की तरह, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे आते हैं, दिस मेथड लेज stress on developing reading ability and it is based on
यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ इंग्लिश। तो इसमें जो है कि सार्वभौमिकता होती है, यानी कि मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड का मेन मतलब ये रहता है कि इसमें आपको साइलेंट रीडिंग के तहत आप जो है कि लैंग्वेज का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और रीडिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि आप यूजफुल तरीके से इंग्लिश का यूज कर सके, इंग्लिश को आप जहां पर आपको यूज करना है वहां पर प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। तो ये थी आपकी डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये कुछ की टर्म्स जो मैंने आपको बताया है ना, साइलेंट रीडिंग, इग्नोर्स द स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बस इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है कि व्हाट्सएप पर हमें नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको अभी आगे दिख जाएंगे, इसी वीडियो में आगे आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए, बाइलिंगुअल मेथड की अगर मैं बात करूं, हालांकि यहां पर मैंने आपको काफी शॉर्ट फॉर्म में काफी डिटेल में समझाने का प्रयास किया है ना, लेकिन नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा होगा। चलिए, बाइलिंगुअल मेथड क्या होती है? देखिए, बाइलिंगुअल मेथड जो होती है ये कंपैरेटिवली एक रिसेंट मेथड है। जो आपकी जीटी मेथड और जो आपकी डायरेक्ट मेथड है उनके कंपैरिजन में ये एक रिसेंट मेथड है, यानी कि ये अभी अभी इजाद हुई है। ये जो मेथड है इसको डेवलप किया था सीजे डॉटसन ने, जो वेल्स नाम की एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, तो वहां के ये है सीजे डॉटसन, वहां से ये बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। द हेल्प ऑफ द मदर टंग इज ऑल्सो टेकन हियर अलोंग विद द टारगेट लैंग्वेज। देखिए, जो बाइलिंगुअल मेथड होती है इसमें मदर टंग का भी यूज किया जाता है और टारगेट लैंग्वेज का भी। देखिए, बाइलिंगुअल का मेथड मतलब क्या होता है? अगर आप बाइलिंगुअल को बाइफर्केट करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, बाई मतलब होता है दो, लिंगुअल मतलब भाषा, यानी कि द्विभाषी मेथड। अब दो लैंग्वेज कौन कौन सी? पहली लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग, और दूसरी लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और जो है कि आपको भाषा सिखाई जाती है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो बच्चे होते हैं उनको परमिशन नहीं होती है मदर टंग को यूज करने की, यानी कि इसमें सिर्फ जो आपके टीचर है वही मदर टंग का यूज कर सकते हैं। बच्चे को डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज का इसमें यूज जो है कि किया जाता है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो बाइलिंगुअल जो मेथड है ये एक मिडवे है, यानी कि एक बीच का रास्ता है, जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का रास्ता। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। फिर आपका अगला पॉइंट आता है, इट इज द मिडवे बिटवीन, देखिए वही मिडवे बिटवीन द ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इट इज एन इंप्रूव्ड मेथड, है ना, कंपैरेटिवली ये इंप्रूव्ड है, कंपैरेटिवली ये रिसेंट मेथड है उन दोनों के। द टीचर्स गिव एन ओरल मदर टंग, तो जो टीचर होता है वो ओरली तरीके से जो मदर टंग होती है उसमें जो है कि पहले थॉट प्रोसेस करता है और उसके बाद में फॉरेन लैंग्वेज कह दूं या फिर मैं कह दूं इसको टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो अभी तो क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहां पर फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश ही हो जाएगी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को बताता है, और इसी मेथड को सैंडविच टेक्निक भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बाइलिंगुअल मेथड इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच टेक्निक। अब देखिए, सैंडविच टेक्निक्स को क्यों कहा है, ये आप देख पा रहे होंगे फोटो सैंडविच का। तो अभी सैंडविच में दो ब्रेड है, एक है ऊपर और एक है नीचे। अब देखिए, बीच में जो है कि पूरा प्रॉपर इसमें मसाला भरा हुआ है, तो जो ऊपर और जो नीचे की जो परत है यानी कि जो ब्रेड है वो हो गई आपकी मदर टंग, और बीच में जो ये मसाला भरा हुआ है ये है आपका क्या, टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जो टीचर है वो मदर टंग का यूज करता है इसमें, और लेकिन उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैंडविच टेक्निक किसे कहते हैं, बाइलिंगुअल मेथड को सैंडविच टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है ऑडियो लिंगुअल मेथड। देखिए, ये जो मेथड है इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है। आर्मी मेथड इसे क्यों कहा जाता है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 का जो समय था तो अलग अलग देश के जो सोल्जर्स थे वो एक जगह पर इकट्ठा होकर वार को लड़ रहे थे। तो उस समय पर क्योंकि उन लोगों के बीच में प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता ही होगा, है ना, कदम कदम पर वाणी बदले और थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी बदले, ऐसा कुछ एक जो है कि इडियम है वो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी देर में यहां पर लैंग्वेज भाषा बदलती रहती है। तो क्योंकि ये तो बात हो रही है वर्ल्ड वार की, अलग अलग देश के लोग में क्योंकि अलग अलग भाषा बोलते हैं तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जब सब लोग एक साथ मिलते हैं तो कम से कम एटलीस्ट उनको एक दूसरे की भाषा समझ में तो आनी चाहिए। तो उस समय पर इस भाषा को इजाद किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, ठीक है ना, जो आपके सोल्जर्स है उनको ट्रेन करने के लिए। इसीलिए इस मेथड को ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। ये जो मेथड है इसमें लिखा गया है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, इसका मतलब यह है कि ये जो मेथड है ना इसको आप मनोवैज्ञानिक तरीके से सीख सकते हैं। आपने किसी कोई व्यक्ति है ना, वो जो भाषा बोलता है, आपने उसके सिर्फ भाषा को बोलने को बस आपने सुना, यानी कि आपने सिर्फ सुनकर
ही उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया, तो ये हो गया आपका साइकोलॉजी जो है कि बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि देखिए इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए आप, मान लीजिए भारत के अंदर कोई सैनिक है, कोई व्यक्ति है, आर्मी का अधिकारी है, उसकी अभी पोस्टिंग है मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में, है ना, यानी कि उसकी पोस्टिंग है तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु में है तो जेन्युइनली बात है कि वो तमिल लैंग्वेज को जानता होगा, लेकिन कल को अगर उसकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है, अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जनरली इंग्लिश भाषा बोली जाती है ना, बोडो डोंगरी मैथिली संताली ये तो वहां की रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर मैं कॉमन लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पर इंग्लिश का भरपूर प्रयोग होता है ना, छोटे बच्चे भी वहां पर इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर उस बच्चे को अगर उस सोल्जर को नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर मिलता है और वहां पर अगर जो है कि उसे 2-3 साल रहना पड़ता है, तो उसे वहां की रीजनल लैंग्वेज या फिर वहां की जो लोकल लैंग्वेज है या फिर ऐसी भाषा जो वहां के लोग जनरली यूज करते हैं उसको सीखना ही पड़ेगा। तो क्या वो व्यक्ति कॉपी पेन लेकर वहां पर बैठता है क्या उस भाषा को सीखने के लिए? नहीं ना भाई, वो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में रहकर ऑटोमेटिक उस लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो उसे ही हम कहेंगे बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि वहां पर रहकर ही उसने वो भाषा एक्वायर कर ली है और इस तरीके से वो भाषा को सीख जाता है। यानी कि बस उसका काम चल जाना चाहिए, है ना, जब कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में तो सिर्फ वो अपने एक दूसरे की बातों को समझ जाना चाहिए, इतना इस लैंग्वेज के माध्यम, इस मेथड के माध्यम से जो है कि लैंग्वेज सीखी जाती है और इसे ऑडियो लिंग्वल मेथड कहा जाता है। लर्निंग, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि बार बार उस भाषा को बोला जाता है, उस लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो व्यक्ति सीख जाता है। एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखिए इसमें रीडिंग और राइटिंग की बात नहीं होती है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑडियो लिंग्वल मेथड है तो इसमें सिर्फ आपको सुनना है और बोलना है, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। इसमें कोई आपका रीडिंग और राइटिंग का कोई लफड़ा इसमें नहीं रहता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो मेरी भाषा है वही शायद आपकी भाषा है ना, तो मैं प्रॉपर उस भाषा का प्रयोग कर पा रहा हूं जिस भाषा में आपको समझ में आना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, ये ऑडियो लिंग्वल मेथड के माध्यम से जो है कि आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। दिस पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूसेस ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि देखिए ऑडियो लिंग्वल मेथड के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति भाषा सीखता है तो एक लैंग्वेज के अंदर वो एक लिमिटेड वोकेबलरी बिल्ड कर पाएगा, यानी कि जितनी वोकेबलरी वो डायरेक्ट मेथड या फिर जीटी मेथड का प्रयोग करके सीख सकता है, उतनी वोकेबलरी वो ऑडियो लिंग्वल मेथड में नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स तो होते नहीं है, ये तो सिंपल मेथड है, सुना हमने, उसको एक्वायर करा और सीख गए। ठीक, their ability to express themselves is limited to the said phrases and they have practices। तो इसमें कुछ लिमिटेड ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, सिर्फ उतनी उसकी वोकेब बिल्डिंग होती है जितने में उसका काम चल जाए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये थी आपकी ऑडियो लिंग्वल मेथड, है ना। इसका आपको नाम ध्यान रखना है, आर्मी मेथड भी इसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेन फोकस रहता है आपका लिसनिंग और स्पीकिंग पर। नेक्स्ट आती है आपकी CLT, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखिए ये जो मेथड है ये बेसिकली एक अप्रोच है, ये है ना, मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखिए इसमें होता यह है कि ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखी है, यानी कि अधिकतर लोग जो है कि कॉमन तरीके से इसी अप्रोच के द्वारा लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल एंड कंटेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इट इज एन अप्रोच ए रिस्पॉन्स टू द ऑडियो लिंग्वल मेथड। ध्यान आपको यह रखना है कि ऑडियो लिंग्वल मेथड में जो आपने सीखा था, है ना, वहां पर आपने क्या करा था, वहां पर आपने लिसनिंग और स्पीकिंग के माध्यम से लैंग्वेज को सीखा था। तो वैसा ही इसमें भी जो है कि आप लिसनिंग और स्पीकिंग के माध्यम से ही लैंग्वेज को सीखते हैं। द बेस ऑफ द नेशनल फंक्शनल सिलेबस, जीन पॉल मार्टिन, ये एक जर्मन लिंग्विस्ट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, जीन पॉल मार्टिन, इन्होंने इसको डेवलप किया था। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, ए नोशन इज ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट इन विच द पीपल कम्युनिकेट, फंक्शन इज द वे ऑफ पीपल्स कम्युनिकेशन। देखिए जो CLT होती है ना, बेसिकली अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी लैंग्वेज का यूज करके इसी अप्रोच का यूज करके लैंग्वेज को सीखते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि आपने वो शो देखा होगा TMOC, है ना। TMOC का फुल फॉर्म क्या है मैं यहां पर नहीं बोल सकता, अदरवाइज कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। जो TMOC शो, अब उसमें एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक किसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर बचपन से ही माता पिता बच्चे उस सोसाइटी के लोग सब लोग जो है कि वहां पर यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो डेफिनेटली आप जो है कि क्योंकि सभी लोग कम्युनिकेशन वहां पर इंग्लिश में करते हैं, तो आप उस सोसाइटी में रहकर जो है कि वो लैंग्वेज जो है कि एक्सेप्ट कर पाएंगे और उसको अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे, उसको अच्छे से सीख पाएंगे।
ठीक, तो वही ये एक तरीका है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। इसमें आपको जीन पॉल मार्टिन ये नाम है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। फिर आती है आपकी स्ट्रक्चरल या फिर सिचुएशनल मेथड। ये क्या होता है? देखिए पहले तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है एसओएस, ये भी आप एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशन। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर सिचुएशन क्रिएट की जाती है टीचर के द्वारा बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए, यानी कि टीचर एक सिचुएशन क्रिएट करेगा बच्चे के सामने। जैसे बच्चे से वो पूछ सकता है कि आज सुबह तुमने खाने में क्या खाया। बच्चा कहेगा कि सर मैंने तो सुबह से जो है कि नाश्ता किया था पोहे का, है ना, मालवा में पोहे फेमस है ना, तो मैं पोहे का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। तो बच्चा कह देगा कि सर मैंने आज सुबह जो है कि पोहा खाया। अब टीचर कहेगा कि इस बात को अंग्रेजी में बताओ, यानी कि इसे तुम जो है कि इंग्लिश में बताओ। फिर बच्चे से वो कह सकते हैं कि कल तुम मार्केट गए थे और मार्केट से तुम कल लेट आए, इस बात को मुझे इंग्लिश में बताओ। या कोई सी भी टीचर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और उस सिचुएशन को बच्चे को इंग्लिश में कहने के लिए कर सकता है ना, क्योंकि इंग्लिश यहां पर एक टारगेट लैंग्वेज है, हम टारगेट लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो तरीका होता है जिसमें अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की जाती है और सिचुएशन के माध्यम से बच्चा जब भाषा को सीखता है उसे कहा जाता है आपका सिचुएशनल मेथड। लैंग्वेज मस्ट बी टॉट इन अ रियलिस्टिक वे। अब देखिए रियलिस्टिक वे तो हो गई होगा, है ना, बच्चा जो डेली एक्टिविटीज कर रहा है उन एक्टिविटीज के माध्यम से वो भाषा को सीख रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये एक रियलिस्टिक वे है भाषा सीखने का। टीचर्स कैन पुट ए डिफरेंट सिचुएशन, टीचर अलग अलग प्रकार की सिचुएशन बच्चों के सामने रख सकता है यहां पर। द ओरल अप्रोच और सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज एन अप्रोच, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ओरली तो सिखाएगा बच्चे को, है ना, यहां पर कोई लिखित फॉर्म नहीं होता है, यानी कि कोई रीडिंग की और राइटिंग की यहां पर बात नहीं होती है, ये ओरली होती है प्रोसीजर, डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक बिटवीन द 1930 एंड 1960, अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या देखा था? डायरेक्ट मेथड में भी हमने देखा था कि बच्चे को जो भाषा है वो लिसनिंग और स्पीकिंग के माध्यम से सिखाई जाती थी, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है डायरेक्ट मेथड की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज अ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस वोकेबलरी। अब देखिए ये इसमें साइंटिफिक तरीके से जो है बच्चा लैंग्वेज को सीखता है ना, सेंटेंसेस को सीखता है। यहां पर भी ये यूनिट होती है, वो होती है आपकी सेंटेंस, ना कि वर्ड। वर्ड मात्र आपकी जो जीटी मेथड होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसमें सिर्फ यूनिट वर्ड रहती है, बाकी जितने भी मेथड है लगभग सभी मेथड में यूनिट आपकी सेंटेंस ही रहेगी। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, रूल्स ऑफ ग्रामर इज मेमोराइज्ड इन विच मेथड। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रामेटिकल रूल्स जो है कि आपको पहले से किस मेथड में पता होना चाहिए? डायरेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर बाइलिंगुअल मेथड? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी इसका सही आंसर होगा। इस मेथड में आपको पहले से ही ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर उन ग्रामेटिकल रूल्स के माध्यम से जो है कि हम जो हमारी मदर टंग रहती है, मदर लैंग्वेज होती है, उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश के अंदर या फिर जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है उसके अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, विच मेथड इज द मिड वे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए हमने अभी पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। बाइलिंगुअल मेथड जो है इसका सही आंसर है। बाइलिंगुअल मेथड इज द मिड वे बिटवीन द जीटी मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये जो बाइलिंगुअल मेथड होती है इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है वो सीधे यूनिट होती है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो आपकी यूनिट होती है वो वर्ड होती है, और डायरेक्ट मेथड में भी आपकी जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड एम्फेसिस ऑन, बताइए जो डायरेक्ट मेथड होती है वो होती है एम्फेसिस ऑन मदर टंग, रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड। देखिए अब ये तीनों जो है ना, मदर टंग, रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, ये तीनों एग्जांपल है भैया आपकी जीटी मेथड के, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। मैंने आपको बताया था कि जो टीचर होता है वो सीधे इंग्लिश में ही जो है कि सोचता है, इंग्लिश में ही पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस होती है इसके अंदर, है ना, यानी कि इंग्लिश या फिर मैं कह दूं कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग आर, ये दोनों कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सी स्किल है? क्या ये रिसेप्टिव स्किल्स है, क्या ये प्रोडक्टिव स्किल्स है, क्या ये क्रेमिंग स्किल्स है, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? देखिए सबसे पहले समझिए रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है। जब भी आप
बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ भी चीज अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी रिसेप्टिव स्किल्स। भैया अगर आप मान लीजिए लिसनिंग मतलब होता है सुनना, तो सुनने के लिए आपको आपके कान के जो पर्दे हैं उनको ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कान के अंदर आपके 2 गेट लगे हुए हैं आपको उनको ओपन करना है, नहीं, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। भाई रीडिंग और लिसनिंग जो है ये एक पैसिव स्किल है, या फिर मैं इसे कह दूं कि ये एक रिसेप्टिव स्किल्स है। चाहे मैं इसे पैसिव कह दूं चाहे मैं इसे रिसेप्टिव कह दूं, दोनों एक ही बात है। तो लिसनिंग के लिए और रीडिंग के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते, यानी कि आपको इसमें कोई एक्टिव फॉर्म नहीं दिखाना है, आप पैसिव फॉर्म में भी रहकर जो है कि इन दोनों को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव में आप रिसीव करते हैं, रीडिंग में भी अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आप कुछ एक्वायर करते हैं, कुछ सीखते हैं। सेम वैसा ही लिसनिंग में भी आप कुछ रिसीव करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप जो है कि प्रोडक्टिव स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप क्या हो रहा है, वहां पर आप प्रोडक्टिव आपको होना पड़ेगा, वहां पर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो लिसनिंग और रीडिंग हो गई आपके रिसेप्टिव स्किल्स या फिर पैसिव स्किल्स, वहीं आपकी स्पीकिंग और राइटिंग हो गई आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर एक्टिव स्किल्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन ही वो आ गया है ना जो मैंने अभी आपको बताया, स्पीकिंग एंड राइटिंग्स आर, तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर आती है। वन ऑफ द पैसिव एक्टिविटीज इज, बताइए। अब सेम वही क्वेश्चन है, मैंने चाहे कुछ भी कह दीजिए उसको, पैसिव बताना है आपको। क्या रीडिंग पैसिव है या राइटिंग पैसिव है? देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो रीडिंग है वो आपका एक पैसिव फॉर्म है ना। राइटिंग के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने हाथ को आपको कष्ट देना पड़ेगा, है ना, पेन को उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन रीडिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है कि पैसिव तरीके से जो है कि रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग एक पैसिव स्किल्स में आती है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल while teaching English by teacher using authentic task through। आप खुद बताइए, है ना, आपको सोचना है इनमें से कौन सी मेथड का प्रयोग करके अधिक से अधिक बच्चे ग्रामर को सीख सकते हैं, लैंग्वेज को सीख सकते हैं। द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल while द टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क थ्रू। बताइए। देखिए इसमें से सबसे सही आंसर और सबसे सटीक आंसर अगर हम ढूंढे तो वो होगा आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्योंकि ये जो अप्रोच है इसका प्रयोग करके हम बहुत सारे लोगों को कम समय में एक साथ जो है कि लैंग्वेज सिखा सकते हैं। लेकिन बाकी की जो प्रोसीजर है, बाकी की जो मेथड है, उनमें जो है कि हम कम लोगों को सिखा सकते हैं एज कंपेयर टू कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, सीटेट एग्जाम के ये सारे के सारे क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं एमपीटेट ग्रेड 2 के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। ये नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपीज में। ये नोट्स जो है कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप चाहो तो इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।